आउट कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उन्होंने बोला इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल ABC है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल एट बी का मतलब है कि एट वर्टेक्स बी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ए और सी आप इस तरह से भी लिख सकते थे और ए इधर और सी इधर इस तरह से भी लिख सकते थे, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे राइट एंगल बी पर है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर लेंथ है। बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। और डिटरमाइन, फिर बोले डिटरमाइन पहला साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्या बोला साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोला है कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमें दो साइड्स का वैल्यू पता है और साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब आपको क्योंकि साइन और कॉस रेशियो की बात करनी है तो आपने पढ़ा है साइन थीटा जो होता है वो p अपॉन एच होता है और कॉस थीटा जो होता है वो b अपॉन एच का, ठीक है, वैल्यू होता है, यानी b और h का रेशियो होता है। अब ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रखी हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आता इन केस तो आप पहले लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियरिटी है तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। अब साइन थीटा p अपॉन एच कॉस थीटा b अपॉन एच, मतलब हमें h की ज़रूरत है, हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है। हमें शायद हाइपोटेन्यूज ही नहीं पता है ना। इसका लेंथ 24 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज पहले हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरियन थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम, कुछ भी कह लीजिए। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम एक तरफ। तो हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ, ये अगर स्क्वायर है लेफ्ट साइड तो राइट साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, पी स्क्वायर आप इसको परपेंडिकुलर अभी मान सकते हो। वैसे अभी सिखा रहा है आपको कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हुए कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है वो एंगल डिसाइड करता है, ठीक है। फिलहाल आप इसे परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, यानी 24 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 7 का स्क्वायर, क्योंकि बेस 7 है तो 7 का स्क्वायर होगा वहाँ पर। अब 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो 576 और 49 मिलकर 625 बना देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब h का वैल्यू क्योंकि हमें पता चल गया तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, वो ये एंगल डिसाइड करता है, ठीक है। जैसा कि मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है, अभी रहने देता हूं इसे। हाँ, तो आपको फाइंड करना है साइन ए का वैल्यू, ठीक है। अभी एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ए है तो ये ए डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ए की बात हो रही है, ये रहा ए, तो ए के जो सामने वाली साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। यहाँ जो एंगल लिखा हुआ है उसके सामने वाली साइड को क्या कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो जो ये बच गया वो बेस होगा और हाइपोटेन्यूज तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से करते हैं क्वेश्चन। तो साइन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इस समय 7 है अपॉन हाइपोटेन्यूज इस समय 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इस समय क्या है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, जो रेशियो आया वो आया 7/25। रेशियो का कभी भी कोई एसआई यूनिट नहीं होता, ठीक है।
अगला हमें वैल्यू निकालना है cos A का। तो अभी भी एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हुआ। एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक यही परपेंडिकुलर होगा और यही बेस होगा। तो ये रेशियो होता है b/h और बेस इस बार कौन है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, ये रेशियो आ गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 24/25 रेशियो बन गया। ठीक है, क्योंकि रेशियो में कभी यूनिट आते ही नहीं। ये हो गया। अगर ये समझ आ गया तो आप इसे हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि एंगल ए का काम खत्म हो गया, अब जरा इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है। अब कौन है सी, अब साइन सी पूछा जा रहा है। अब एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर सी है तो ये डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। तो अब क्योंकि ये सी है तो सी के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कंसीडर की जाती है और जो बच गई वो बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है लॉन्गेस्ट साइड। तो साइन सी, साइन दोबारा से p/h का रेशियो, बट क्योंकि सी है तो परपेंडिकुलर इस टाइम कौन है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कौन है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, रेशियो आया 24/25। इसी तरह cos c का वैल्यू क्या होता है b/h। तो b कौन है, बेस कौन है 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा 7/25। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया। हाँ, और कुछ नहीं पूछा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक फिगर दे रखा है 8.13 जिसका नाम दे रखा है। इस फिगर में आपके पास ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है PQR जो राइट एंगल्ड है Q पर। Q राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब Q पर राइट एंगल है और जो परपेंडिकुलर है इसका फिलहाल के लिए मान लेते हैं परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, बेस का लेंथ नहीं पता और हाइपोटेन्यूज का लेंथ है 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, आपके पास बुक होगी, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। tan p माइनस कॉट r, तो पहले tan p का वैल्यू निकालेंगे फिर कॉट r का वैल्यू निकालेंगे। तो tan p का वैल्यू निकालने से पहले आपको ये जान लेना है कि tan आखिर रेशियो किन साइड्स का होता है। tan रेशियो होता है p और b का, p/b। तो बेस तो है ही नहीं आपके पास अभी फिलहाल, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरियन थ्योरम h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है, अब आपके पास हाइपोटेन्यूज है इस बार कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 और बेस नहीं पता। ठीक है, बेस नहीं पता, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में आके -144 हो जाएगा और b² बचेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और वो लेफ्ट साइड में आके साइन चेंज हो जाएगा। 169 माइनस 144 25 होता है। ठीक है, तो b² अगर 25 है तो अगर मैं स्क्वायर को हटाना चाहूँ और दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। तो बेस है उसका वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब QR का वैल्यू फिलहाल के लिए जिसको बेस माना था उसका क्या वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ गया। अब tan p हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस बार एंगल जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वो p है, तो वो डिसाइड करेगा कौन p है और कौन b है। ठीक है, यहाँ पर ये है ना एंगल p ही क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर मानी जाएगी, तो जो बच गया वो बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल p है वो p मतलब परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कौन है 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस कौन है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, रेशियो आ गया 5/12। कॉट r, नेक्स्ट वैल्यू किसका चाहिए कॉट r। अब कॉट r का मतलब है आपको अब r को कंसीडर करना है एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसका मतलब p और b का वैल्यू अब चेंज हो जाएगा। अब r को कंसीडर करना है तो r के सामने वाला जो है, दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर जो भी एंगल होता है रेशियो के साथ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी एंगल होता है, यही हमें बताता है कौन p माना जाएगा कौन b माना जाएगा। तो r हमें बताएगा कि उसके सामने वाला साइड को p माना जाएगा और जो बच गया उसको b माना जाएगा। तो कॉट r होता है b/p, मतलब कॉट कोई भी एंगल, कोई भी
एक्यूट एंगल क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। तो बेस क्या है 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, रेशियो आ गया 5/12। अब हमारे पास tan p का वैल्यू कितना आ गया, tan p का वैल्यू भी 5/12 आ गया और cot r का वैल्यू भी 5/12 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 फाइंड cos a एंड tan a। अगर sin a का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, अगर sin a का वैल्यू 3/4 है तो फाइंड करना है cos a और tan a का वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। तो उन दोनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको पहले इसका यूज करना होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी करवा रखा है, जिसने देख रखा है उसको पता होगा ये कैसे करना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ इसको करने का तरीका। देखो साइन ए, साइन कोई भी एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। साइन कोई भी एंगल हो वो हमेशा p अपॉन एच होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 3/4 ही p अपॉन एच है। यस, 3/4 ही p अपॉन एच है, क्योंकि दोनों साइन का वैल्यू है। ये भी साइन का वैल्यू है, देखो साइन इक्वल्स टू, और ये भी साइन का वैल्यू है साइन इक्वल्स टू, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब मैंने आपको सिखाया था जब भी कभी रेशियो गिवन होता है, जब भी कभी रेशियो गिवन होता है, जैसे P3 आ रहा है और H4 आ रहा है, बट वो एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। P का वैल्यू 3 नहीं है और H का वैल्यू 4 नहीं है, P और H का रेशियो 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब P 3x रहा होगा और H जो है वो 4x रहा होगा, तभी उनका रेशियो क्या बना, x से x कट कर 3/4। समझो बात को, रेशियो कुछ चीजें कट के बनता है, कुछ कॉमन चीज कट के बनता है। ठीक है, तो वो कॉमन चीज कुछ तो रही होगी जो कट के 3/4 आया, तो उस कॉमन चीज को x मान लिया जाता है, या कुछ भी आप मान सकते हो, आपकी मर्जी है, वो y भी मान सकते हो। तो परपेंडिकुलर का एक्चुअल लेंथ 3x है और एक्चुअल लेंथ हाइपोटेन्यूज का 4x है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बता रहा है कि h² इक्वल्स p² प्लस b²। तो h का वैल्यू है 4x, 4x का स्क्वायर इक्वल्स टू p का वैल्यू है 3x प्लस b का वैल्यू नहीं पता। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को। जैसे कि आप देख रहे हो कि 4x का स्क्वायर करना है, तो मतलब 4 का भी और x का भी दोनों का स्क्वायर करना है। तो 4x का स्क्वायर करने के लिए पहले 4 का स्क्वायर करा 16, फिर x का स्क्वायर करा तो x²। इसी तरह राइट साइड में 3x का स्क्वायर करने के लिए 3 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे, और b का स्क्वायर तो b² ही रहेगा। 9x² लेफ्ट साइड में पर आकर माइनस साइन का हो जाएगा। ठीक है, और 16x² माइनस 9x² 7x² लेफ्ट आउट हो जाएगा। अब अगर एक तरफ स्क्वायर है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, ये तो काफी बार सीख चुके हैं। स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट सॉल्व करने का तरीका है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर, कोई चीज 2 बार है तो वो 1 बार बाहर आ जाती है। अंदर 7 तो 1 ही बार है तो वो अंदर ही रहेगा। x 2 बार है, x² का मतलब है x 2 बार है, तो मैंने बोला जो 2 बार होता है वो 1 बार बाहर आ जाता है, तो जो 2 बार था वो 1 बार बाहर आ गया। अब ये रूट से बाहर 1 बार ही आएगा, तो b का वैल्यू हो गया √7x। सही है, अब आपको वैल्यू निकालना है cos a और tan a का, cos a और tan a का। तो आपको रेशियोज पता होने चाहिए कि cos a b/h होता है और tan a p/b होता है। cos a b/h, b का वैल्यू कितना है √7x अपॉन h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4x, तो x से x कैंसिल हुआ और रेशियो बना √7/4। tan a कितना होता है p/b, p का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू कितना आया √7x, तो x से x कैंसिल हुआ, 3/√7 इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब आप इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है। अगर आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो आप इसको रैशनलाइज आगे कर सकते हो। क्या पता रैशनलाइज फॉर्म में दिया हो आंसर, कि आप इसको रैशनलाइज करने के लिए
√7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर जो इरेशनल है ना वो रैशनल बन जाए। तो ऊपर बच जाएगा 3√7 और नीचे आ जाएगा √7 इंटू √7 7। तो क्या पता ऑप्शन में ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन 15 cot a, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, ठीक है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a, ठीक है। 15 cot a इक्वल्स टू 8, ठीक है। शुरुआत में मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल है। आपको अभी तक आपने क्या सीखा कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो बराबर है किसी रेशियो के, यहाँ भी वही हो रहा है। अब 15 cot a का मतलब है 15 मल्टीप्लाइड बाय cot a। अब लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो राइट साइड में डिवीजन होगा। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन है एक नंबर का तो राइट साइड में वो डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा। तो 15 हम डिवाइड करेगा 8 को, ठीक है। तो ये cot a का रेशियो मिल गया हमें 8/15। अब cot a होता क्या है? cot a होता है पर बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि b/p ही क्या है? 18/15 है, सॉरी 8/15 है। b/p ही 8/15 है, बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब b का वैल्यू 8 है और p का वैल्यू 15 है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये रेशियो है, रेशियो है, ठीक है। रेशियो जब भी गिवन होता है तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालते हैं? x से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। b 8x रहा होगा और p 15x रहा होगा। अब क्या करना है आपको? अब आपको पाइथागोरियन थ्योरम लगानी है, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरियन थ्योरम कहता है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू नहीं पता इस बार h का वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है। कहा है ना, अगर एक तरफ स्क्वायर बन रहा है तो दूसरी तरफ आप स्क्वायर रूट लगा सकते हो। तो p का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू है 15x। p का वैल्यू कितना है? 15x। तो p की जगह आएगा 15x का स्क्वायर और b का वैल्यू है 8x, तो b स्क्वायर की जगह आएगा 8x का स्क्वायर। अब 15x के स्क्वायर का मतलब है 15 का भी स्क्वायर करना है, x का भी स्क्वायर करना है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐसे 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये सारा किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम करना है। 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2, तो 289 x स्क्वायर, ठीक है। अब h का वैल्यू वो आएगा, ठीक है, ये चीज जिसका स्क्वायर होगी। तो 289 किसका स्क्वायर है? 289 17 का स्क्वायर है। और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x का। तो स्क्वायर रूट ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये नंबर किसका स्क्वायर है और ये नंबर किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया 17x। अब आप साइन a और सेक a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन a और सेक a। साइन a होता है p/h, सेक a होता है h/p, ठीक है। तो साइन p/h, p का वैल्यू कितना था? p का वैल्यू है 15x अपॉन h का वैल्यू 17x, x से x कटा, रेशियो कितना आया? 15/17। और sec का वैल्यू है h/b, तो 17x/b कितना है? 8x। तो x से x कटा, 17/8 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। इसमें आपको दे रखा है सेक थीटा जो है वो 13/12 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, जिसको मैं कहता हूँ टी रेशियोज।
अब सेक थीटा का क्या मतलब है? सेक थीटा का मतलब है h अपॉन बी। क्या इसका मतलब यही है कि 13/12 ही h अपॉन बी है? हाँ, तो क्या ये मतलब है कि h 13 रहा होगा और b 12 रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट हमें दोनों केसेस कंसीडर करते हुए क्या मानना है? मान लेना है कि h मान लेते हैं 13x रहा होगा और b जो है वो 12x रहा होगा, तो इनका रेशियो लेते टाइम x से x कैंसिल हुआ होगा, मतलब जो भी कैंसिल हुआ होगा, तो 13/12 आ गया। अब दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब शायद आप वैल्यू इसका निकाल लोगे, इसका वैल्यू शायद इसका वैल्यू आएगा p इक्वल्स टू 5x, ठीक है। 13, 12 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया। आप पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, और क्योंकि इस बार का एग्जाम थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड है तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट 13, 12 और 5 होते हैं, जहाँ पे 13 हाइपोटेन्यूज होगा, 12 और 5 p और b में से कुछ भी हो सकता है। अब डायरेक्टली मैंने निकाल दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू सबका, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये बचे हैं बस। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा होता है p अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन एच। p कितना है? 5x और h कितना है? 13x, तो x से x कैंसिल हुआ और बचा 5/13, ठीक है। साइन थीटा से कोसेक थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा p अपॉन एच होता है, कोसेक थीटा h अपॉन p, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा कितना आ रहा होगा? 13/5। समझे? ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, यही बता रहा था मैं कि आप डायरेक्टली रिलेशंस का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैंने लेक्चर नंबर शायद 2 में बता रखा है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो कॉस थीटा आप निकाल लो कि नहीं, कॉस थीटा भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन होता है कि ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर सेक थीटा 13/12 दे रखा है तो कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 12/13 होगा। तो ये आप बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है, कंसेप्ट का ध्यान रखें और रिलेशंस का ध्यान रखें, आप निकाल सकते हो। टैन थीटा जो होता है वो होता है p अपॉन बी। तो p है कितना? 5x और b है 12x, तो x x कैंसिल हुआ, बचा 5/12, ठीक है। अब कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या रहा होगा? 12/5। इस तरह से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ a and b are acute angles such that cos a equals to cos b, लिखा होगा आपके बुक में, आप देख रहे होगे। if a and b are acute angles, ठीक है। acute है मतलब मान लेते हैं ट्राइंगल का नाम है इस तरह से, ABC ही ट्राइंगल का नाम है, बट वो राइट एंगल कहाँ पर है? C पर है। ये क्वेश्चन 6 की बात हो रही है। राइट एंगल C को क्यों लिया गया? क्योंकि A और B को एक्यूट एंगल बोला गया है। तो A और B एक्यूट एंगल है, मतलब C राइट एंगल C ही होगा, है ना। सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, cos A इक्वल्स टू cos B, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये चीज हमें गिवन है, और प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। कब? जब cos a और cos b इक्वल होंगे। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो दूर कर देता हूँ कि cos a और cos b को कुछ बच्चे क्या करेंगे? cos से cos कैंसिल करेंगे, आगे a इक्वल्स टू b, हेंस प्रूव्ड। गलत है भाई, गलत, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और जो उसके साथ एंगल होता है वो इनसेपरेबल है, वो अलग अलग यूनिट नहीं है, वो एक ही यूनिट है पूरी। cos a पूरी एक यूनिट है, ऐसा नहीं है कि cos a का मतलब है cos मल्टीप्लाइड बाय a। अगर cos a का मतलब cos मल्टीप्लाइड बाय a होता तो जरूर cos से cos कैंसिल हो सकता था, बट cos a का मतलब एक ही है कि वो cos रेशियो है, ठीक है, किसी एक एंगल पर उसका वैल्यू, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना। cos a, अभी a को एंगल माना जा रहा है, तो a को एंगल माना है तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये बेस माना जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज माना जाएगा। तो cos a का वैल्यू कितना आएगा?
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस किसको माना गया, AC को, और हाइपोटेन्यूज किसको माना गया, AB को। तो cos A का वैल्यू AC अपॉन AB आ गया। अब देखते हैं cos B का वैल्यू, cos B का वैल्यू देखते हैं। अब एंगल B है तो P और B चेंज हो जाएंगे। जब एंगल B होगा तो उसके सामने वाले को P माना जाएगा, बचे हुए को B माना जाएगा, और H रिमेन्स अनचेंज्ड, H इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो cos B अपॉन H ही होगा। तो बेस इस बार किसको माना, BC को, और हाइपोटेन्यूज तो वही होगा AB। ठीक है, अब हमें गिवन क्या था, गिवन दैट cos A इक्वल्स टू cos B, ये हमें गिवन है। तो cos A का वैल्यू आया AC बाई AB और cos B का वैल्यू आया BC बाई AB। ठीक है, तो क्योंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो आप इस तरह से उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैंसिल करने का मतलब है आपने दोनों साइड AB मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ भी AB से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी AB से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों साइड हम किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो के अलावा आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने AB और AB से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमें पता है कि AB जो है वो जीरो नहीं है। हमें पता है AB जो है वो जीरो नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप बोथ साइड, AB जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने क्या करा, दोनों साइड AB से मल्टीप्लाई करा, जिससे AB से AB कैंसिल हो गया। अगर ये चीज समझ ना भी आई तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ये था आपके पास, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते कि इस AB को उधर ले जाते, ठीक है, तो ये हो जाता AB मल्टीप्लाइड बाय BC बाय AB। तो AB से AB 1 1 पर कैंसिल हो जाता, क्या बचता, ये बचता AC इक्वल्स टू BC बचता। क्या बचता, AC इक्वल्स टू BC बचता। अब आपको 9th क्लास में अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स कोई भी इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये थ्योरम थी चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की। ठीक है, क्लास 9th में। अब क्योंकि इस ट्रायंगल में कौन से दो, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, चेक करो जरा, ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो इनके जो सामने वाले एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल A और इस साइड के सामने वाला एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। और रूल क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, आप रीजन लिखोगे कि ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो कैसे एंगल्स हैं, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये जो दो एंगल्स हैं वो कैसे हैं, ऑपोजिट है इक्वल साइड्स के। ठीक है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वाइस वर्सा भी, मतलब अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ हमारा।